हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे CSPHCL का दूसरा पेपर जो कि 6 जनवरी को हुआ था, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मैंने कल डाला था यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो अवश्य देखें क्योंकि आप डायरेक्ट पेपर सॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी पेपर ही सॉल्व है, एक साथ आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वह। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज। तो देखिए, आप अच्छे से जानते हैं इसका आंसर 16 होगा और यह एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस आपका माइक्रो प्रोसेसर में होता है। ठीक है, 16 बिट बस यूज टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन और अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल बस। अगर एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल बस आपसे पूछी जा सकती है। डेटा बस के बारे में, यह 8 बिट की होती है। ठीक है, और यह क्या करती है, ट्रांसफर करती है डेटा को बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन बोथ डायरेक्शंस। कंट्रोल बस का काम क्या होता है, इट जनरेट्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो होता है अर्थिंग इलेक्ट्रोड का बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं आपके रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोड, अर्थिंग इलेक्ट्रोड से रिलेटेड। तो वेरियस स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अर्थ रेजिस्टेंस शुड बी लो इनफ टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट सफिशिएंट टू ऑपरेट द प्रोटेक्टिव रिलीज और ब्लो फ्यूजेस, है ना। इट वैल्यू इट्स नॉट कांस्टेंट एज इट वेरीज विद द वेदर बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन मॉइस्चर। लेकिन हमेशा किससे लेस देन होना चाहिए, इट विल बी लेस देन द 1 ओम। अर्थ वायर एंड अर्थ इलेक्ट्रोड आपका सेम मटेरियल का होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड ऑलवेज बी प्लेस्ड इन वर्टिकल पोजीशन इनसाइड द अर्थ और पिट, जिसे हम गड्ढा कहते हैं, सो दैट इट मे बी इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द डिफरेंट अर्थ लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय। तो ये सभी जानते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम मेजर किससे करते हैं, मेगर से। ठीक है, मेगर एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूज्ड टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीनरी और सिस्टम। ठीक है, और एक बैटरी ऑपरेटेड भी होता है और मैकेनिकली ऑपरेटेड भी होता है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो आपको अच्छे से आता ही होगा। मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ पावर सर्किट सब सर्किट एज पर IE रूल्स। तो लास्ट वाले पेपर में शायद सब सर्किट केबल पूछा था, यहाँ पे पावर सब सर्किट की बात करी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पहला वाला था लास्ट पेपर में, और इस वाले पेपर में आपसे इस बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो जब वो एक लाइट और फैन सब सर्किट की बात करता है तो 800 वॉट्स और टोटल 10 पॉइंट, और पावर सब सर्किट की बात करता है तो 3000 वॉट और सॉकेट आउटलेट्स यानी कि पॉइंट्स 2 होने चाहिए। ठीक है, देखिए ए फुल एडर एड्स, तो अच्छे से जानते होंगे आप, फुल एडर जो होता है वो 3 बिट ऐड करता है ना। ठीक है, इन 4 आवर्स 100 वॉट 250 वोल्ट बल्ब विल कंज्यूम। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि बल्ब कितना कंज्यूम करेगा पावर। तो एनर्जी आप जानते हैं पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो पावर आपको 100 वॉट है और टाइम आपका 4 आवर्स, तो 400 वॉट आवर्स इज द आंसर। द सेकेंडरी ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर, ये तो आपको सिखा दिया जाता है इलेक्ट्रिकल में शुरू में ही कि इज नेवर लेफ्ट ओपन सर्किटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं सीटी के बारे में, जैसे कि सेकेंडरी ऑफ सीटी इज ऑलवेज केप्ट शॉर्ट सर्किटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड कोर सैचुरेशन एंड हाई वोल्टेज इंडक्शन। ठीक है, तो कोर सैचुरेशन और हाई वोल्टेज इंडक्शन से बचने के लिए हम सेकेंडरी साइड को ओपन नहीं रखते हैं। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शॉर्टेड सेकेंडरी, इट मीन्स दैट द बर्डन ऑन द सिस्टम ZB इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि SF6 गैस का SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या उपयोग है। ठीक है, पर्पस क्या है, तो आर्क क्वेंचिंग के लिए यूज करते हैं। कैसे, आर्क क्वेंचिंग आप समझते होंगे। ठीक है, यहाँ सर्किट ब्रेकर के बारे में लिखा हुआ है कि SF6 gas has excellent dielectric,
अब SF6 की बात हो रही है तो यहाँ पे आप SF6 गैस के बारे में कुछ बातें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि यह एक एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक आर्क क्वेंचिंग केमिकल एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर विच हैव प्रूव इट्स सुपेरियरिटी ओवर द आर्क क्वेंचिंग मीडियम्स, जैसे कि ऑयल और एयर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि SF6 की हैं। ठीक है, SF6 गैस जैसे कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हैं वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड अ रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट विल बी। तो ये पिछले पेपर में भी था, वहां पे भी आप देख सकते हैं cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन जेड होता है। ठीक है, और जेड यानी कि इम्पीडेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आर कितना है आपका 3 और एक्स कितना है 4। तो वहां से आप सॉल्व करेंगे, सेम आपका क्वेश्चन ऐसा ही आपका पिछले पेपर में था। देखिए LBDT कोर इज मेड अप ऑफ, तो LBDT कोर के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो LVDT आप जानते होंगे फुल फॉर्म होती है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है रेक्टेंगुलर मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, और कैलकुलेट करता है डिस्प्लेसमेंट को, और वर्क करता है ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल। ठीक है, तो और जो मेनली जो इसका प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन ही होता है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर। और इसका दूसरा नाम डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है ही, वैसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इसका डायग्राम है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका बना हुआ होता है, तो सॉफ्ट आयरन। ठीक है, ये इसके एप्लीकेशन है, इनको भी आप रीड कर सकते हैं। देखिए 3 रेजिस्टेंस ईच वैल्यू R ओम आर कनेक्टेड इन डेल्टा, डेल्टा में कनेक्टेड है और तीनों के रेजिस्टेंस R है। इक्विवेलेंट स्टार आपसे पूछा गया है। ठीक है, बेसिकली आप फॉर्मूला जानते होंगे, कुछ इस प्रकार से आप लगेगा जब आर स्टार में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप सीख जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आर स्टार इक्वल्स टू आर डेल्टा अपॉन 3। ठीक है, तो आर डेल्टा आर है और अपॉन 3, तो आर अपॉन 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो देखिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में बोरोन, गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम होता है। अगली बात हो रही है स्किन इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इफ इन अ कंडक्टर मोर करंट फ्लोज ऑन अ सरफेस इन कंपेयर टू इट्स कोर देन इट इज कॉल्ड द स्किन इफेक्ट। डेफिनेशन है बिल्कुल। तो यहाँ पे और बातें लिखी हैं स्किन इफेक्ट की, और पिछले पेपर में भी यह पूछा गया था, वहां पे भी हमने शो किया था। तो स्किन इफेक्ट एक ऐसी टेंडेंसी है AC में टू बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ कंडक्टर सच द करंट डेंसिटी लार्ज होती है, कहाँ पे, सरफेस के एज कंपेयर टू द कोर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं जो स्किन इफेक्ट को कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, डायमीटर, शेप ऑफ द कंडक्टर एंड टाइप ऑफ द मटेरियल। फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ACSR कंडक्टर इज 2। तो देखिए फंक्शन क्या होता है ACSR कंडक्टर का, प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। कैसे, यहाँ पे कुछ बातें और हैं, जैसे कि ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी जेई के एग्जाम्स में, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड केबल। यह एक हाई कैपेसिटी हाई स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड कंडक्टर है जो कि ओवरहेड पावर लाइंस में यूज होता है। ठीक है, आउटर स्ट्रेंथ्स जो होते हैं, भारी स्ट्रेंथ्स जो होते हैं, वो हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम है, क्योंकि इट इज चूज फॉर गुड कंडक्टिविटी, लो वेट एंड लो कॉस्ट। सेंटर स्ट्रेंथ जो होता है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट, dash instruments directly shows the instantaneous value of the electrical quantity at the time being is measured। तो देखिए आप जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे आप इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्टली मेजर करते हैं, तो वो होता है आपका इंडिकेट। जब हमारा इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करेगा
तो डायरेक्टली वो अपनी वैल्यूज को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट गिवन वाई, आई की वैल्यू दी है 100 साइन ओमेगा टी, और आरएमएस वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं, इट विल बी दी आई एम अपॉन रूट टू विच इज दी 100 बाई रूट टू। एन ऑक्सीलेटर नीड्स एन एम्पलीफायर विथ, देखिए ऑक्सीलेटर की बात हो रही है तो ऑक्सीलेटर वर्क्स ऑन द पॉजिटिव फीडबैक। कैसे? एन एम्पलीफायर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्सीलेटर बाय डूइंग सम चेंजेस इन एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीलेटर आपको बनाया हुआ है, ये आपका ऑक्सीलेटर का डायग्राम है, पूरा सर्किट डायग्राम, जो कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक को फॉलो करता है। ठीक है, अ जेनर डायोड इज जनरली यूज्ड फॉर, तो देखिए जेनर डायोड के बारे में आप जानते होंगे, क्यों पूछा गया है कि क्यों ये स्टेबलाइजेशन पर ऑपरेट होता है। तो यहाँ जो लास्ट लाइन है यहाँ आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट होता है। एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट उसमें डिजाइन किया जाता है जेनर डायोड की हेल्प से, जिससे कि कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आपका मेंटेन है। ठीक है, the Zener regulator consists of current limiting resistance Rs connected in series with the input voltage Vs, with the Zener diode connected in parallel with the load RL in the reverse bias condition। इसीलिए Zener diode को हम स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज। इन अ पावर सिस्टम 3 phase 4 wire system is normally used for, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, 19, 18 हर बार पूछा जाता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज द आंसर। देखिए यहाँ पे आप सिंगल फेज 2 वायर, सिंगल फेज 3 वायर, 2 फेज 3 वायर एंड 3 फेज 4 वायर के बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द कैपेसिटर इन अ कैपेसिटर स्टार इंडक्शन मोटर इज प्लेस्ड विद, तो आप जानते हैं कैपेसिटर को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है आपकी उसमें लगाते हैं, देख सकते हैं ये आपका। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है और यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, और दूसरी वाइंडिंग आपकी मेन वाइंडिंग है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज परफॉर्म टू फाइंड दी, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट आप कॉपर लॉस के लिए करते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट आप कोर लॉस के लिए। नेक्स्ट है इफ द पोल्स इन अ लैप बाउंड जनरेटर आर डबल्ड देन द जनरेटेड ईएमएफ विल, तो देखिए आप ईएमएफ का फॉर्मूला जानते हैं, पी फाई एन जेड अपॉन 60 ए होता है, और लैप बाउंड में जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं यानी कि जो ए होता है वो आपके पोल्स के बराबर होता है, तो यानी कि जब पोल्स डबल होंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी आपके डबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट आपका अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन में अगर रिसीविंग एंड वोल्टेज ज़्यादा है सेंडिंग एंड वोल्टेज से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो ये लास्ट में भी हमने बताया था फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, जब नो लोड की कंडीशन होती है या फिर लाइट लोड की कंडीशन, तो मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ऑपरेट एट लीडिंग पावर फैक्टर ड्यू टू कैपेसिटेंस इफेक्ट, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड का साइड वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से। ठीक है, इस कंडीशन में हम शंट रिएक्टर का यूज करते हैं जिससे रिसीविंग एंड का वोल्टेज डाउन ला सकें। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम अ रेक्टिफाइड सर्किट इज कॉल्ड, तो देखिए आप जानते होंगे फिल्टर्स जो होते हैं, एसी फिल्टर्स, डीसी फिल्टर्स और स्मूथिंग फिल्टर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, एलसी फिल्टर, ठीक है, और आरएल फिल्टर्स वगैरह जो आप एसी साइड में भी लगाते हैं और डीसी साइड में भी लगाते हैं किसी भी स्पेसिफाई डिवाइसेस में। किस लिए लगाते हैं, जिससे आपके जो हार्मोनिक्स होते हैं उनको फिल्टर किया जा सके और स्मूथ वेवफॉर्म आउटपुट में हमें मिल सके। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर इज गिवन बाय, मोटर के केस में लेफ्ट हैंड रूल और जनरेटर के केस में राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल विल,
देखिए इन द केस ऑफ मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो आपका वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस क्या होगा आपका डिक्रीज। देखिए मर्ज प्राइस प्रोडक्शन इज यूज फॉर द मर्ज प्राइस सिस्टम जो होता है उसको पूछा गया है कि किस लिए हम यूज करते हैं, तो वह ट्रांसफॉर्मर्स और ऑल्टरनेटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि प्रोटेक्शन किसका करना है और यहाँ पे रिले लिखा हुआ है, तो ऑल्टरनेटर स्टेटर को हम इन रिले से प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर करंट इन ट्रांसमिशन लाइन को इनसे करते हैं, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन को यह तीनों से करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन को ए डेफिनेट डिस्टेंस रिले और टाइम डिस्टेंस रिले। मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन का दूसरा नाम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी होता है। रेंज ऑफ अमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग। देखिए उस पेपर में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको हाई करंट चाहिए होता है मीटर में, इसीलिए हम पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस की लो वैल्यू कनेक्ट कर देते हैं। टाइम बेस सिग्नल इन अ CRO इज, तो देखिए टाइम बेस जनरेटर जिसे हम कहते हैं वह सॉटूथ सिग्नल हमारा ऑपरेट करता है। तो यहाँ आप टाइम बेस्ड जनरेटर के बारे में पढ़ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आप जानते हैं कि सॉटूथ सिग्नल ये प्रोड्यूस करता है, जो कि आपने देखा होगा कई बार, ठीक है, आपके CRO में, जो कि टाइम बेस्ड जनरेटर सिग्नल आपके सॉटूथ सिग्नल को आउटपुट में शो करता है। नेक्स्ट बात हो रही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे फाइनली कितनी लोड पर पावर ट्रांसफर होती है, तो P²/4 RTH आपका फॉर्मूला निकल के आता है। CHPSCL का जो पेपर है बेहद सिंपल है। अगर आगे कभी आगामी परीक्षाएं होती हैं छत्तीसगढ़ की, तो आप अच्छे से इस पेपर को देखे आएँ, क्योंकि पेपर के अंदर बेहद सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा है, तो आप जानते हैं थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं, जो ट्रांसड्यूसर जिनको कोई पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ए वर्क करते हैं कन्वर्सन प्रिंसिपल पे, पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मोकपल और फोटोवोल्टिक, ये आपके एक्टिव हैं। पैसिव होते हैं जिनमें एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। LVDT अभी हमने देखा था, वो आपका एक पैसिव ट्रांसड्यूसर का क्या है, एग्जाम्पल है। मटेरियल्स दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्लासिफाइड एज, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है वह डाइलेक्ट्रिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटिंग द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जब भी लैमिनेशन की बात होती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो एडी करंट लॉस को आपको टिक कर देना है, क्योंकि एडी करंट लॉस इज रिड्यूस और रिमूव्ड बाय द लैमिनेटिंग द कोर। नेक्स्ट आपका मिनिमम रनिंग कॉस्ट कौन से पावर प्लांट की होती है, तो एक क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पूरा पावर प्लांट का वीडियो भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स मैं शो करते जाता हूँ, और लास्ट PDF में भी, मतलब आपका जो पेपर था उसमें भी हमने इसको आपको एक्सप्लेन किया था। साइट से रिलेटेड आपसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ओवरऑल एफिशिएंसी एंड स्टैंड बाई लॉसेस। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है इन एन ऑल्टरनेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग द आर्मेचर रिएक्शन। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन की यहाँ बात हो रही है, और आर्मेचर रिएक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटर एट जीरो पावर फैक्टर लैगिंग विल बी प्योरली डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है, क्योंकि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग पे है, दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ जीरो पावर फैक्टर लैगिंग और जीरो पावर फैक्टर लीडिंग पे प्योरली मैग्नेटाइजिंग होगा, और लैगिंग में डीमैग्नेटाइजिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मेजर्ड इन, तो आप एनर्जी जानते हैं पावर इनटू टाइम होता है, और किलोवाट हावर से उसे हम मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वोल्ट
sorry, the maximum value of voltage unbalance which has been agreed between Indian Railways and supply authorities is। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज अनबैलेंस और परसेंटेज कुछ रहते हैं। इंस्टेंटेनियस में 5%, 2 आवर्स के लिए 3% और कंटिन्यूस सप्लाई के लिए 2%। तो ये IAS स्टैंडर्ड्स हैं आपके, जो कि आपको याद होने चाहिए। इंडियन रेलवे में आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इन अ ट्रांजिस्टर इज अबाउट। तो 0.85 से 0.99। अगर बीटा की बात होती तो वो लगभग 20 से 1000 भी जाता है पावर ट्रांजिस्टर के लिए, 20 से 200 भी रहता है नॉर्मल ट्रांजिस्टर्स के केस में। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर अभी हमने देखा था, इट विल बी लो। 3 कैपेसिटर आपके कनेक्टेड हैं सीरीज में, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो आप जानते हैं तीनों सीरीज में है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा फाइनली C/3। देखिए इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी से एटी। रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी से डीसी। और डीसी से डीसी आपके कौन से करते हैं, चॉपर्स। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चॉपर है जो कि कनेक्टेड है। देखिए मैं इसको मौके की बताऊंगा क्योंकि इस पेपर में नहीं लिख नहीं सकते, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आ दिया समथिंग। अ चॉपर इज कनेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट। यहाँ पे आपको यानी कि इनपुट वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। लोड वोल्टेज इज अ रेक्टेंगुलर पल्स है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर पल्स आपको है। आपसे पूछा गया है 1 मिली सेकेंड ड्यूरेशन की रेक्टेंगुलर पल्स है और टोटल टाइम पीरियड है आपका 5 मिली सेकेंड। व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। तो देखिए बी आउटपुट, ये बक कन्वर्टर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे वी आउटपुट इक्वल्स टू बी एस इंटू डी आपको अप्लाई करना है, ये आपका फॉर्मूला होता है। आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इंटू ड्यूटी साइकिल, ये आपका फॉर्मूला है बक कन्वर्टर का। और इनपुट वोल्टेज आपका 220 है, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल क्या होता है आपका, टर्न ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम। और टोटल टाइम आपका कितना है 5 मिली सेकेंड और टर्न ऑन टाइम है 1 मिली सेकेंड। तो 1/5, 5 220/5 डिवाइड करिए तो कितना है आपका, कितना आएगा 44 वोल्ट। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, तो कैंडेला आपकी किसकी यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। जो कोई भी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वीडियो ना देखा हो वो जरूर देखे। इस पेपर के अंदर भी 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं और सेम क्वेश्चन आपसे बार बार वही रिपीट होते हैं जो कि पिछले वीडियो में है। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपके जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए और सारे क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा अगर आपका कोई भी पेपर आता है, ठीक है। 90% तो वहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज। तो ये बात आप जानते होंगे कि करंट ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी साइड में वो सेकेंडरी से कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आउटपुट में आपको क्या चाहिए, हाई करंट। नेक्स्ट, इन डीसी शंट मोटर फील्ड बाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। तो डीसी शंट फील्ड मोटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फील्ड वाइंडिंग इन शंट डीसी मोटर इज मेड अप ऑफ मैनी वाइंडिंग्स ऑफ थिन वायर। तो थिन वायर के बने हुए होते हैं जिससे कि इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड लिमिट द करंट थ्रू द कॉइल। किस लिए हम थिन वायर के बनाते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और करंट को कॉइल से लिमिट करने के लिए। देखिए a 250 volt lamp has a total flux of 3000 lumens. What will be its mean spherical candle power? एक क्वेश्चन भी आपका सेम है और इस सिमिलर क्वेश्चन आपके उस पीडीएफ के अंदर उस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर आपका क्या होता है, टोटल फ्लक्स ओवर 4 पाई। 3000 आपको दिया है अपॉन 4 पाई से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 240 के अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर है
हैज 400 वेव वाइंडिंग कनेक्टेड कंडक्टर्स, फ्लक्स पर वोल्टेज इतना और जनरेटेड वोल्टेज आपको 200 वोल्ट है, स्पीड आपसे पूछी गई है। सेम फॉर्मूला E इक्वल्स टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 ये लगाना, इसमें लेकिन वेव वाइंडिंग दी है तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने बनाएंगे 2, वहां से आपको स्पीड निकालना है। ठीक है, अगर रोटर रेजिस्टेंस इंडक्शन मोटर में डिक्रीज कर दिया जाए तो मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। तो देखिए, जब मैक्सिमम टॉर्क विल अकर एट, तो मैक्सिमम टॉर्क आपका हायर स्पीड की कंडीशन में स्लिप R2 अपॉन X2 कंडीशन बनाती है, मैक्सिमम स्लिप की कंडीशन। और वहां पे जब रोटर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं तो जैसे रोटर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो स्लिप डिक्रीज होगी, स्लिप डिक्रीज होगी तो आपकी स्पीड हायर होगी और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स BCD टू 7 सेगमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बाइनरी कोड डेसिमल से LED सेगमेंट जो होता है वो डिकोडर काम करता है और कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट टूस कॉम्प्लीमेंट पूछा है इस बाइनरी नंबर का। क्या करोगे आप, पहले तो आप इसको रिवर्स कर देना, फिर +1 से ऐड कर देना, यानी कि 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, तो 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर +1 जब आप कर देंगे तो आपका आंसर क्या रहेगा 0 0 1 1 1। अगला क्वेश्चन है डैश इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इज यूज्ड टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ अ डैम। मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है डैम के अंदर, ठीक है, उसको कैसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो स्पिल भी होता है आपके हाइड्रो पावर प्लांट में, जिसकी हेल्प से आप सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम साइड में डैम के। देखिए, दो वायरिंग की मेन बातें होती हैं, जैसे कि कंड्यूट वायरिंग और क्लियट वायरिंग। क्लियट वायरिंग जो होती है वो सबसे खराब वायरिंग है। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी वायरिंग भी उसको बोलते हैं। कंड्यूट वायरिंग सबसे सही वायरिंग है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसकी लॉन्ग लाइफ है। और यहाँ पे कुछ हमने डिफरेंस लिखे हुए हैं जो कि क्लियट वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग के बारे में है। ठीक है, जैसे कि मटेरियल किसका बना हुआ होता है, कॉस्ट किसकी, वोल्टेज, लाइफ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, डैम्पनेस प्रोटेक्शन, अपीयरेंस, लाइफ, लेबर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि ये यूज होते हैं। मेनली एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए आप क्लियट वायरिंग यूज करते हैं, और मेनली फॉर डाउन्स, वर्कशॉप्स, पब्लिक बिल्डिंग के लिए आप कंडुइट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बोकोज रिले आप जानते हैं अच्छे से। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किसके बारे में, ब्रीदर के बारे में। इसको इस पेपर में क्या पूछा गया है, बोकोज रिले के बारे में। ठीक है, तो ये लोकेटेड होता है आपका ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच। देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आप अच्छे से जानते हैं, ये डेफिनेशन है चेंज ऑफ लेवल ऑफ AC वोल्टेज। In a 3-input NAND gate, the number of states where output is 1। तो देखिए, आपसे नंबर ऑफ स्टेट्स पूछा है तो 2 to the power n-1 नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, और 3 इनपुट है तो 2 की पावर q-1 यानी कि 7 विल बी द आंसर। कैपेसिटर स्विचिंग कैन बी डन इजिली विथ। तो देखिए, कैपेसिटर स्विचिंग की जब बात होती है तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की बात। ठीक है, कैसे, यहाँ पे लिखा है कि there are many applications where a simple load break switch is not enough। ठीक है, कुछ applications होती हैं जहाँ load break switch काफ़ी नहीं है। and the devices should not be costly, जैसे कि such as reactor switching, transformer switching, line dropping। तो इन applications में gives a fast restriking voltage, ठीक है, rate of restriking voltage and vacuum circuit breakers are the best solutions। तो जब भी रिएक्टिव स्विचिंग, ट्रांसफार्मर स्विचिंग, लाइन ड्रॉपिंग की बात हो तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपकी स्विंग इक्वेशन की, और स्विंग इक्वेशन होता है आपका PA यानी कि एक्सिलरेटिंग पावर इक्वल्स टू PM यानी कि मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर PE, और इसको डिनोट करते हैं M d² डेल्टा अपॉन
dt स्क्वायर से। अगला है पिच फैक्टर, लास्ट पेपर में भी हमने किया था cos अल्फा अपॉन 2, जिसमें लास्ट पेपर में आपसे पूछा गया था, ध्यान रखना, बाइंडिंग फैक्टर जो कि kc इंटू kd था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन अ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीएमसी में बी ना, ठीक है, बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया। अगर इंडक्शन मोटर में स्लिप 1 हो जाए तो रोटर की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो देखिए जब स्लिप 1 है यानी कि मैक्सिमम स्लिप है तो आपकी रोटर क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ns माइनस एन आर अपॉन एन एस से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है डैम्पर वाइंडिंग के बारे में। डैम्पर वाइंडिंग हम कई बार देख चुके हैं, इट यूजेस फॉर द प्रिवेंट हंटिंग। बैकअप रिले के बारे में बात हो रही है। बैकअप रिले हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो आप प्राइमरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं किसी भी लाइंस को या फिर सिस्टम को, तो उसको प्राइमरी प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम बैकअप रिले को यूज करते हैं। बाइनरी नंबर 1011, तो देखिए इसमें कोई सॉल्व करने की चीज है तो ही नहीं, ठीक है, और आपको उसको ऑक्टल नंबर में लिखना है। तो ऑक्टल नंबर आप क्या होता है इसका, 13। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। बेहद सिंपल क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। प्योर इंडक्टर की बात हो रही है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। देन द करंट लैक्स द वोल्टेज, आई और बी के बीच में जो भी आपका फेजर बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा प्योर इंडक्टर के केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, E इक्वल्स टू आपसे पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टिव कॉइल इज 2 जूल व्हेन अ करंट ऑफ 0.2 इज एस्टेब्लिश्ड इन इट द सेल्फ इंडक्टेंस। तो आप जानते हैं E इक्वल्स टू 1/2 एल आई स्क्वायर होता है, वहां से आपको L निकालना है केवल। फॉरबिडन एनर्जी कैप फॉर जर्मेनियम 0.72 वोल्ट। क्वेश्चंस केवल पढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं, अब केवल कुछ भी मतलब सॉल्व नहीं करना है इनमें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी। सिंपल सी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट, 3 फेस फॉल्ट होता है, अनसिमेट्रिकल, लाइन टू ग्राउंड, डबल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, ये सब होते हैं, ठीक है। देखिए NS इक्वल्स टू 120 एफ अपॉन पी इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। कन्वर्टर्स आर रिक्वायर्ड एट ईच एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन फॉर। कन्वर्टर्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, हर ट्रांसमिशन लाइन के एंड में। जिस कौन सी लाइन उसे बोलते हैं, वो होती है आपकी HVDC ट्रांसमिशन, क्योंकि हम अगर कुछ फायदा होता है आपके HVDC ट्रांसमिशन लाइन में AC से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए हम कन्वर्टर्स को लगाते हैं, क्योंकि हमें फाइनली जो आउटपुट चाहिए हमारे घर के लिए वो AC ही चाहिए, ठीक है। इसी भी टाइम करके बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा आपका, किलोमीटर पर हावर। Which of the following bridge used to measure capacitance? That answer is sharing bridge. For measuring of 3 phase power by 2 wattmeter method, देखिए ये टेबल हम कई बार समझा चुके हैं। जब W1 इक्वल्स टू W2 होता है, या फिर W1 नेगेटिव है या W2 पॉजिटिव है, या वाइस वर्सा है, या फिर दोनों की वैल्यू इक्वल है या दोनों की वैल्यू 0 है, तो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन में है, तो आंसर क्या होगा आपका 0, क्योंकि √3 tan इनवर्स W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी cos फाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए अगला क्वेश्चन है आपसे, टोटल एनर्जी आपसे पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जनरेटेड इन अ ईयर, यानी कि जो मैक्सिमम डिमांड है और लोड फैक्टर है उसको आप डिवाइड करेंगे, मैक्सिमम डिमांड लोड फैक्टर अपॉन 24 आपके हावर्स रहते हैं और 365 आपके डेज रहते हैं। तो 0.4 इंटू 100, ठीक है, अपॉन 8760, जब 24 इंटू 365 का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको सॉल्व करने पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसका भी टेबल हमने लास्ट वाले पेपर में बनाया है, वहां पे देख सकते हैं आप। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी क्या होती है,
नेगेटिव और स्मॉल। तो 80 क्वेश्चन यहाँ भी खत्म होते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए CSPSCL का पिछला पेपर भी आपने देखा होगा, बहुत सिंपल था। इस पेपर को भी आप देखेंगे तो काफ़ी सिंपल ये पेपर है। अगर आप यहाँ पे बात करें नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जब आप SSC JEE की भी तैयारी अगर आप कर रहे होंगे तो बेहद आप लगाते ही होंगे जनरल नॉलेज को, तो वहाँ से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप SSC JEE अगर आप नॉन टेक्निकल पोर्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि नॉन टेक्निकल में कुछ दिक्कत पड़े। बेहद सिंपल एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और इसको लगाएं। अब नेक्स्ट एक पेपर और बचा हुआ है इसका CSPSCL का, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।